भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। मूल चैप्टर नंबर 7 मूल अधिकार पार्ट 3। रिट प्रकार एवं क्षेत्र। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। ये हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रिटें जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया। ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थीं। उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। नंबर 1, उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय की रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत हैं। नंबर 2, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। नंबर 3, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार हैं, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। अब हम अनुच्छेद 32 एवं 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिटों के अभिप्राय एवं क्षेत्र को समझेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का सामना अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकती है यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता है जब यदि पहला, हिरासत कानून सम्मत है, दूसरा, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, तीसरा, न्यायालय के द्वारा हिरासत एवं चौथा, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि उनसे उनके कार्यों एवं उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता यदि फर्स्ट, निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, दूसरा, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, तीसरा, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं, नंबर चौथा, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, पांचवा, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, और छठा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं।
प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्यायक्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय होता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर दिया जाता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेक्षण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। जैसा कि पहले उत्प्रेक्षण की रिट सिर्फ न्यायिक या मूल न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेक्षण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेक्षण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अधिकार सुरक्षा, अधिकार शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को। इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय से किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और प्रभावी बनाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। सैन्य बलों के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इसमें वो कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि, जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करती है। मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करें। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया। हालांकि मार्शल लॉ को संविधान में व्याख्या नहीं की गई, पर इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन।
यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। यह सैन्य कानून से अलग है जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। इसका न्यायोचित उद्देश्य नहीं यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई जा सके। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। मार्शल लॉ सैन्य कानून बनाम राष्ट्रीय आपातकाल तालिका 7.3। मार्शल लॉ यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। मार्शल लॉ नंबर 2 यह सरकार एवं साधारण कानून न्यायालयों को निलंबित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल यह सरकार एवं सामान्य कानूनी न्याय को जारी रखता है। मार्शल लॉ यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल यह सिर्फ 3 आधारों पर ही लागू हो सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। मार्शल लॉ नंबर 4 इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल इसे पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ नंबर 5 इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यह अव्यक्त है। राष्ट्रीय आपातकाल नंबर 5 संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। दोनों के बीच विभेद या अंतर को हम तालिका 7.3 में देख चुके हैं। कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को नहीं प्राप्त है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता है। इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्था करता है। नंबर 1 संसद के पास विधानमंडल के पास नहीं निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था अनुच्छेद 16। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश आदेश जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों की सशक्त बनाना अनुच्छेद 32। नंबर 7 सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 33। नंबर 10 किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना अनुच्छेद 34। संसद के पास राज्य विधानमंडलों के पास नहीं मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 एवं मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है कि यह ऐसे कानून बनाए। नंबर 5 उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय
प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं किया जाता। यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, यानी राज्य सूची। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। अनुच्छेद 19(1)(चा) एवं अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 19(1)(चा) प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति को अधिग्रहित करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था, जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक को, अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता था। इनमें यह व्यवस्था है कि बिना किसी विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर दो शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और इसका हर्जाना क्षतिपूर्ति उसके मालिक को दिया जाना चाहिए। संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा। इसके कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए। उनमें पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां एवं 42वां संशोधन शामिल हैं। इन संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31(का) और 31(गा) को जोड़ा गया और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। इनमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के लिए अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं उनके क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में थे। इस प्रकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकारों को भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(चा) और अनुच्छेद 31 को निरसित किया गया। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300(ए) को शुरू किया गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह संपत्ति का अधिकार अब भी एक कानूनी या सार्वभौमिक अधिकार है, यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है। यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह है, जैसा कि मूल अधिकारों के से अलग निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। नंबर यह कार्यकारों क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्यों के खिलाफ नहीं। नंबर उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार, जिसमें रिट शामिल है, के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार की कोई भी गारंटी नहीं है। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया है। अतः भाग 3 में अब भी यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा किसी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने का अधिकार होगा। इन दो मामलों में भुगतान होगा। जब राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए और जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है और भूमि सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर अनुच्छेद 31 का पहली व्यवस्था को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया, जबकि दूसरी व्यवस्था को 17वें संशोधन अधिनियम 1964 के तहत। इस तरह अनुच्छेद 31 खा और 31 गा को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया। मूल अधिकारों के अपवाद। नंबर 1, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है कि इन्हें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण और अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य, सम्मेलन, संचरण आदि के संबंध में मूल अधिकारों की सुरक्षा द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार। राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना। निगमों का सम्मिश्रण। निगमों के शेयरधारकों या निदेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या संपत्ति। खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति। अनुच्छेद 31 का राज्य को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है जब उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया गया हो और इससे सहमति प्राप्त हो गई हो। यह अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि राज्य अधिग्रहित ऐसी भूमि की जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सांविधिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा हो, बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। दूसरा, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 का 9वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31 का क्षेत्र 31 का से ज़्यादा विस्तृत है। 31 का 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31 का में उल्लिखित 5 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं। यद्यपि IR कोएल्हो केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि चौथी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। इसने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 या इसके मूल रूप या मूल विशेषताओं का उल्लंघन करती हों। 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मूलतः 1951 में 9वीं सूची में सिर्फ 13 अधिनियमों एवं विनियमों को रखा गया था, लेकिन इस समय वर्ष 2019 तक इसकी संख्या 282 हो गई है। इसमें राज्य विधानमंडल के अधिनियमों एवं विनियम हैं जो भू सुधार से संबंधित हैं तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और संसद के कार्यक्षेत्र के अन्य मामले शामिल हैं। नंबर 3, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 25वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यथा समाहित अनुच्छेद 31 गा में निम्नलिखित 2 उपबंध हैं। कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 29 खा अथवा गा में विनिर्दिष्ट समाजवादी निदेशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और समान कानूनी संरक्षण अथवा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, सभा करने, देश भर में घूमने आदि के संबंध में 6 अधिकारों की रक्षा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित नहीं होगा। कोई भी विधि जो यह घोषणा करे कि वह किसी नीति को प्रभावित करने हेतु है, उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता है। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अनुच्छेद 31 गा के द्वितीय प्रावधान को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया गया। हालांकि अनुच्छेद 31 गा के पहले प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने अनुच्छेद 31 गा के उपरोक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद 39 खा या गा के बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी
सम्मिलित कर विस्तृत किया। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। मूल अधिकारों की आलोचना। संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक एवं मिश्रित आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचकों के तर्क इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यापक सीमाएं। ये असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों, गुणों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस तरह तो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ इन्हें छीन लेता है। जसपत राव कपूर इस संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह कहा जाना चाहिए। मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं उसमें निहित सीमाएं। नंबर 2, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं। यह सूची व्यापक नहीं है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार आदि। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। समाजवादी संविधानों जैसे रूस एवं चीन में भी ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है। नंबर 3, स्पष्टता का अभाव। इनकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है। कई अभिव्यक्तियां एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि सही व्याख्यात नहीं है। इसको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक आम आदमी के समझने के लिए काफ़ी जटिल है। ऐसा आरोप भी लगाया जाता है कि संविधान को वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया है। सर आइवर जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी है। 4, स्थायित्व का अभाव। ये अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं है, जैसे कि संसद इसमें कटौती कर सकती है और समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया। इस संसद में बहुमत वाले राजनीतिज्ञों का एक हथियार है। न्यायक्षेत्र द्वारा बनाया गया मूल ढांचे का सिद्धांत है, जिसमें मूल अधिकारों में कटौती या उनको समाप्त करने के संसद में अधिकार की सीमाएं निहित हैं। नंबर 5, आपातकाल के दौरान स्थगन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसके क्रियान्वयन का स्थगन केवल अनुच्छेद 20 और 21 के इन अधिकारों को छोड़ करके इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है तथा करोड़ों निर्दोष लोगों के अधिकारों को समाप्त करती है। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों को हमेशा रहना चाहिए, चाहे आपातकाल हो या सामान्य स्थिति। नंबर 6, महंगा उपचार। न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल व कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ्य लोगों के लिए ही है। नंबर 7, निवारक निरोध। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध अनुच्छेद 22 मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदत्त करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। यह इस आलोचना को न्यायोचित ठहराती है कि भारत का संविधान अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। नंबर 8, प्रतिमान दर्शन नहीं। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया है। आलोचक कहते हैं कि ये उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मूल अधिकारों का महत्व। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। नंबर 2, ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। नंबर 4,
वे देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। नंबर 5, ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। नंबर 6, ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। नंबर 7, ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। नंबर 8, ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। नंबर 9, ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। नंबर 10, ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। भाग 3 के बाहर अधिकार। भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। ए है नंबर 1, विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित न किया जाना। भाग 12 में अनुच्छेद 265 है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद भाग 13 में अनुच्छेद 300 का भारत के राज्य में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम अबाध होगा। भाग 13 में अनुच्छेद 301। यद्यपि उपरोक्त अधिकार समान रूप से न्यायोचित हैं, पर ये मूल अधिकारों से भिन्न है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति अनुच्छेद 32, जो कि स्वयं में मूल अधिकार है, के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। परंतु उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार को प्रयुक्त नहीं कर सकता। यह सामान्य मुकदमों या अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो एम लक्ष्मीकांत का है मूल अधिकार चैप्टर भाग 3 में कंप्लीट हो गया है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो है चैप्टर नंबर 8, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।